प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम होता है सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम of two bodies with masses m1 and m2। हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया है जिसमें कि दो मासेस हैं m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 कोलाइड। Say for a time delta t। चलिए डिस्कस करते हैं। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो फोर्सेस एक दूसरे पर एक्ट करते हैं और वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। तो चलिए बिफोर कोलिजन हम कहते हैं कि लेट u1 वेलोसिटी ऑफ मास m1, u2 हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ मास m2। चलिए फाइंड आउट करते हैं टोटल मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू m1u1 प्लस दूसरे मास का हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम कह देते हैं p1 वेक्टर और इसको कह देते हैं p2 वेक्टर। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर बिफोर कोलिजन। यहाँ पर लेट वेलोसिटी हो जाती है v1, वेलोसिटी ऑफ मास m1, और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। टोटल मोमेंटम total linear momentum is equal to m2 m1 v1 plus m2 v2। तो इसको कह देते हैं p1 डैश और m2 v2 को कह देते हैं p2 डैश। चलिए अब प्रूव करते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ये टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और जब हमने प्रूव किया था तो हमने कहा था कि प्रोपोर्शनेटली साइन के इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाई करते हैं पहले m1 पर। m1 का रेट ऑफ m1 का चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन p1 डैश माइनस p1। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1।
divided by delta t becomes the rate of change of momentum of m1. This is equal to force on m1. Force on m1 due to m2 को लिखते हैं F12. F12 is force on m1 due to m2. यहाँ से हम लिख लेते हैं P1 डैश माइनस P1 इक्वल टू F12 वेक्टर इंटू डेल्टा T. सिमिलरली M2 के लिए भी लिख लेते हैं. P2 डैश माइनस P2 इक्वल टू फोर्स ऑन M2. F21 क्या है? फोर्स ऑन M2 बाय M1. इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2. चलिए दो इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. एडिंग 1 एंड 2. इधर हो जाएगा P1 डैश माइनस P1 प्लस P2 डैश माइनस P2 इक्वल टू F12 प्लस F21. डेल्टा T को बाहर ले लेते हैं. अब सिस्टम में वी नो दैट इन द सिस्टम द इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट इन pairs. Also according to third law of Newton, F12 vector equal to F equal to minus F21 vector. तो ये सम जो है वो 0 हो जाएगा. तो therefore minus P1 plus P2 dash minus P2 equal to 0. 0 into delta T. तो 0. यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 dash plus P2 dash equal to P1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस P2 भी इधर जाके पॉजिटिव. So therefore, total momentum after collision is equal to total momentum before collision. So this proves law of conservation of linear momentum. या हम कह सकते हैं कि और P1 vector plus P2 vector equal to constant. ये दो पार्टिकल्स के लिए, दो बॉडीज के लिए है. चलिए जनरलाइज करते हैं. फॉर ए सिस्टम ऑफ n bodies with linear momenta कितना? P1 P2 P3 and so on Pn vector, then we can write P1 vector plus P2 plus P3 plus so on Pn. This proves law of conservation. This is equal to constant. This is law of conservation of linear momentum. चलिए आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए. Important thing is that the law is applicable to, law is universal. It is applicable to both microscopic and macroscopic bodies.
माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है. द लॉ होल्ड्स फॉर इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिशंस, किसी भी तरह की कोलिशंस हों. लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हालांकि लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. चलिए अब पढ़ते हैं इस लॉ की एप्लीकेशंस. First application is recoil of gun. When a bullet is fired from a gun, the bullet moves in the forward direction and gun recoils. Gun moves in the backward direction. Let us find out the velocity of recoil of the gun. Let m is mass of bullet and capital M is mass of gun. चलिए अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि बिफोर फायरिंग कितना है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, और आफ्टर फायरिंग कितना है. Before firing, both bullet and the gun are at rest. Therefore, their momentum 0. अब जब ये रेस्ट में है तो इनकी वेलोसिटीज 0. टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी 0, बुलेट का मोमेंटम 0, गन के वेलोसिटी 0, m इंटू 0 0, टोटल मोमेंटम 0. आफ्टर फायरिंग लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ bullet and v, capital V, velocity of recoil of gun. वो वेलोसिटी जिससे कि गन बैक आती है. टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट. बुलेट का कितना हो गया? m इंटू इसकी वेलोसिटी v प्लस गन का क्या हो गया? कैपिटल M इंटू v वेक्टर. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग. तो हम लिख सकते हैं एम वी प्लस कैपिटल M इंटू वी इक्वल टू 0. यहाँ से m इंटू वी इक्वल टू माइनस m इंटू वी. v निकाल लेंगे. Negative sign shows that this capital V vector and small v vector are in opposite directions. That is, we can say that the velocity of gun is opposite to that of the velocity of bullet. यहाँ पर इस v वेक्टर की वजह से, velocity of recoil की वजह से, shoulder of the person who is firing that can hurt. To protect his shoulder, to protect the shoulder from injury, M is made large, gun is made heavy, so that this V vector is small, so that the shoulder is not hurt. Secondly, और क्या कहते हैं? The gun is held tightly to the shoulder. In the rocket, fuel is burnt in the presence of some
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस निकलती हैं, हॉट गैसेस और कंप्रेस्ड गैसेस, दे कम आउट थ्रू ए नैरो ओपनिंग, एग्जॉस्ट नोजल। जब ये नैरो ओपनिंग से आती हैं तो दे कम आउट विद लार्ज वेलोसिटी एंड विद लार्ज मोमेंटम, मूव डाउनवर्ड्स, and so to conserve the momentum the rocket moves in the upward direction. चलिए थर्ड एप्लीकेशन, explosion of a bomb. When a bomb falls vertically downwards, the horizontal component of its velocity is zero. No horizontal component of velocity. So before explosion, the linear momentum of the bomb in horizontal direction is zero. When it explodes, then its pieces scatter in all directions to conserve the momentum. चलिए कन्वीनियंस के लिए लेते हैं कि इसके दो पीसेस हो गए मान लो. These two pieces will move in opposite directions. The lighter piece will move with larger velocity and heavier piece will move with smaller velocity to conserve the momentum. चलिए नेक्स्ट इसी तरह की एप्लीकेशन, रेडियोएक्टिव डिके और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक होती है, डिसइंटीग्रेट होती है इनटू टू मॉडरेटली साइज्ड न्यूक्लियाई। अब ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई भी अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। द लाइटर न्यूक्लियस मूव्स विद लार्जर वेलोसिटी एंड द हेवियर न्यूक्लियस मूव्स विद, ये दो फ्रेगमेंट्स हैं, दो न्यूक्लियाई। हेवियर मूव्स विद स्मॉलर वेलोसिटी टू कंजर्व द मोमेंटम बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इन दिस केस इज जीरो। न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, न्यूक्लियस जो ब्रेक होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, वो पहले रेस्ट में है। एंड वन मोर एप्लीकेशन, व्हेन ए मैन when a person jumps from a boat to the shore, what happens is boat moves slightly away from the shore. इनिशियली क्या है कि बोट का मोमेंटम, बोट प्लस मैन मोमेंटम होता है ज़ीरो। जब पर्सन जंप करता है तो बोट जो है वो टू कंजर्व द मोमेंटम मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलिए इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। लिखिए, ए मैन ऑफ मास 62 kilogram is standing on a stationary boat of 238 kilogram. Man is carrying a sphere of mass 0.5 kilogram in his hand. Calculate the velocity with which the boat will move when the sphere is thrown with a horizontal velocity of 12 meter per second. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में दो बॉडीज हैं इस सिस्टम में। वन इज स्फीयर, mass of sphere is 0.5 किलोग्राम, हाफ kg का स्फीयर है। वेलोसिटी ऑफ स्फीयर v is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉडी है बोट प्लस मैन, mass of
बोट एंड मैन, लेट अस से m इज इक्वल टू, बोट का मास है 238 किलोग्राम और मैन्स मास है 62 किलोग्राम, तो ये हो गया 300 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ बोट, लेट इट बी v, और ये हमने फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी उसी तरह का है, रिकॉयल ऑफ गन जैसा, लेकिन वहाँ पर मास अकेला गन का लेते हैं, यहाँ पर मास हम ले रहे हैं बोट प्लस मैन। हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द एक्ट। कौन सा एक्ट है? थ्रोइंग। अब बिफोर थ्रोइंग स्फीयर भी रेस्ट में है और बोट भी रेस्ट में है अलोंग विद मैन, तो दोनों का मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द एक्ट। पहले हमने बिफोर निकाला, इक्वल टू स्फीयर का मास m, इसकी वेलोसिटी v, प्लस मैन प्लस बोट, मास इज m, वेलोसिटी v। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्ट इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द एक्ट। तो हम क्या लिख लेंगे? इक्वल टू 0 माइनस m v वेक्टर, तो यहाँ से v निकाल लेंगे। चलिए वैल्यूज लगा दें। v इज इक्वल टू माइनस m कितना है? 0.5 इंटू v इज 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 300। टोटल मास यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ नीचे 100 बना लेते हैं ताकि डेसिमल शिफ्ट इजीली हो सके। 5 4 ज़ा 20 और ये 2, और ये आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड। Negative sign shows that the boat, the direction of the boat, the velocity of the boat is opposite to the velocity of the sphere। तो इस तरह से बच्चों आप और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए। थैंक यू।